दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 मई 2021 दैनिक समसामयिकी, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसी के साथ ही साथ यदि आप रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होती है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, इसके साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कवर करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कांगो ने इबोला के प्रकोप के समाप्ति की घोषणा की। यह जो है कहाँ स्थित है, आपको बताना है। कांगो जो है कहाँ स्थित है, मैं आपको बता दूं, कांगो जो है अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका में स्थित है ये। मैं सबसे पहले आपको बता दूं इबोला वायरस होता क्या है। इबोला वायरस जो है कांगो में सबसे ज़्यादा फैला है। इबोला वायरस जो है इसकी खोज जो हुई थी वो 1976 में इस वायरस की जो है खोज हुई थी। ये देखिए इस तरीके का ये वायरस होता है। 1976 में इस वायरस के बारे में खोजा गया था, और ये जो है जो जून 2019 है उसमें कांगो जो रिपब्लिक गणराज्य है उसमें इसको वैश्विक आपातकाल भी इसको घोषित कर दिया गया था। इसमें जो है आपातकाल लगा दिया गया था वैश्विक, मतलब वैश्विक आपातकाल जब लगाया जाता है जब जैसे कोई भी बीमारी है उसका प्रकोप दूसरे देशों के लिए भी खतरा हो जाए, तब इसको वैश्विक आपातकाल की श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो अभी जो है कांगो जो है इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की है। यहाँ पर जो है इबोला वायरस समाप्त हो चुका है। ये इबोला जो वायरस होता है जंगली जानवरों से पहुंचा है और मानव से मानव में पहुंचता है। तो इसमें होता क्या है, जो नसें होती हैं ह्यूमन की, जो नसें होती हैं, तो नसों से जो है खून आने लगता है, तो नसों से खून निकलने लगता है। काफ़ी खतरनाक बीमारी है, और इसमें जो डेथ रेट है वो 50% से लेकर 80% तक तो इसमें डेथ रेट ही है। इसमें 50 से लेकर 80% तक लोगों की मृत्यु हो जाती है, ये इबोला वायरस। इसके अलावा मैं बता दूं अफ्रीका का जो ये देखिए यहाँ पे ये कांगो, ये जो कांगो है कांगो देश है। इसी के साथ अफ्रीका का मैप आप देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं अफ्रीका जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे जो है एशिया आता है, दूसरे नंबर पर एरिया वाइज सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। देखो अफ्रीका को आप समझ लीजिएगा, अफ्रीका जो है, अफ्रीका के ऊपर यूरोप है, तो अफ्रीका को यूरोप जो है गिब्राल्टर स्टेट जो है ये इसको अलग करता है। साथ ही साथ ये आप देख रहे होंगे ब्लू कलर का, ये है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर ये है लाल सागर, रेड सी। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को एक नहर जोड़ती है, उसका नाम है स्वेज नहर। तो भूमध्य सागर और स्वेज नहर, वो लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम स्वेज नहर है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और इधर गिब्राल्टर स्टेट जो है अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसके जो है इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक तरीके का, ये देखिए ये सींग की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसमें जो देश शामिल हैं वो मैं बता दूं, इरिट्रिया है, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया, 4 देश जो हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे पूछ लिया जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो 3 ऑप्शन दे देगा आपको, चौथा कोई और दे देगा, तो वो जो है आप ध्यान रखिएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अफ्रीका के बारे में, जो तीनों लाइनें होती हैं, जैसे हमारी ये अर्थ है टोटल, तो इसमें ये 0 डिग्री लाइन होती है, ऊपर हमारी होती है ऊपर जो हमारी होती है कर्क रेखा होती है, नीचे हमारी मकर रेखा होती है। तो ये जो है तीनों रेखाएं जो हैं इस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं, तीनों की तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा इसमें। और इसके अलावा मैं बता दूं ये विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, नील नदी जिसको कहा जाता है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी वो अफ्रीका में ही बहती है, और ये इसका जो उद्गम स्थल है वो विक्टोरिया झील से जो है ये नदी निकलती है, और साथ ही साथ ये जो भूमध्य सागर है वहाँ पर जा करके ये गिर जाती है। तो ये जो है जहाँ गिरती है वो मिस्र उस देश का नाम है, तो मिस्र को जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र में से ही जो है स्वेज नहर निकलती है, क्योंकि स्वेज नहर के बारे में आप जानते होंगे, अभी मैं बता दूं आपको स्वेज नहर क्यों चर्चा में रही, क्योंकि एक जहाज़ था, मालवाहक जहाज़ था, एवर गिवेन नाम था उसका, वो जो है वहाँ पे फंस गया था, एवर गिवेन उसका नाम था, और वो इस स्वेज नहर में फंस गया था। इस कारण स्वेज नहर जो है चर्चा में रही है हाल ही में। तो ये करंट अफेयर का भी विषय है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है आप जानते होंगे, सहारा मरुस्थल, वो जो है अफ्रीका में ही स्थित है। इसके साथ ही साथ कालाहारी मरुस्थल भी यहीं पर है, और जो पिग्मी जनजाति जो है और सैम्पेन जो जनजाति है वो अफ्रीका में ही रहती है। और जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल और जो कालाहारी मरुस्थल है दोनों यहीं पे रहते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं जो
अफ्रीका का जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट किलीमंजारो। ये किलीमंजारो है, आप देख सकते हैं इस फोटो में। तो माउंट किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और ये जो है तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया में स्थित है। इसके अलावा ये मैं अफ्रीका का मैप आपको दिखा दूं, इसमें 0 डिग्री लाइन भी गुजरती है और जो नीचे हमारी जो मकर रेखा होती है वो उसी भी गुजरती है। मैं बता दूं अफ्रीका में 2 नदी ऐसी बहती हैं जो कि 0 डिग्री लाइन को भी 2 बार काटती हैं। अगर ये 0 डिग्री लाइन और ये जो मकर रेखा होती है इसको भी 2 बार काटती हैं। तो 0 डिग्री लाइन को 2 बार काटने वाली जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी का नाम अगर मैं बताऊं तो जो कांगो नदी है, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और जो मकर रेखा होती है इसको 2 बार काटने वाली जो नदी है उसका नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। लेकिन जो ऊपर जो हमारी कर्क रेखा होती है, जो ऊपर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, इसके बारे में बता दूं, वो जो उसको 2 बार जो काटने वाली नदी है वो भारत में बहती है। और भारत में जो माही नदी है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। इसके बाद बात करूंगा मैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल जो है 100 मूल्यवान फर्मों में शामिल हुआ। सेल की पहली महानिदेशक जो है वो कौन है, ये आपको मुझे बताना है। मैं बता दूं सेल जो है भारत की महारत्न कंपनी है और महारत्न कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो भारत में अभी जो महारत्न कंपनियों की संख्या है वो 10 है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो है अब से सबसे नवीनतम महारत्न कंपनी है। और इसके अलावा सेल के बारे में बात करूं तो सेल की जो पहली महिला निदेशक है वो सोमा मंडल को बनाया गया है। सोमा मंडल जो है पहली। तो ये जो सेल है वो 100 मूल्यवान फर्मों में जो है अभी शामिल हुआ है। इसके अलावा ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। रेखा मेनन, आपको याद होगा अभी हाल ही में मैंने बताया भी था कि जो नेस्कॉम है इसकी पहली महिला अध्यक्ष रेखा मेनन को बनाया गया है। सस्मिता लेंगा के बारे में बताऊं, ये उड़ीसा की वन अधिकारी हैं। इनको एशिया इन्फोर्समेंट एनवायरनमेंट का अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ कर्णम मल्लेश्वरी, ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, भारतीय महिला जो सबसे पहले ओलंपिक में मेडल जीती वो कर्णम मल्लेश्वरी थी। 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। इसके साथ ही साथ ओलंपिक में पहला जो सिल्वर मेडल जीता वो जीता गया था पीवी सिंधु के द्वारा। पीवी सिंधु ने ओलंपिक में पहला सिल्वर मेडल जीता और इसीलिए इनको सिल्वर गर्ल भी कहा जाता है। इसके अलावा सेल के बारे में बता देता हूं आपको। सेल की जो स्थापना है वो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो स्थित है वो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो महारत्ना कंपनी है, 10 महारत्ना कंपनी है भारत की, उनमें ये शामिल है सेल। इसके अलावा मैं बता दूं ये जो है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जो इसकी महिला निदेशक बनाई गई है वो सोमा मंडल हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा ये जो सेल है हमारी स्टील कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो भारत में लौह इस्पात संयंत्र है उनके बारे में भी बता देता हूँ कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले प्रमुख महिलाओं के बारे में जान लीजिए। देखो जो फातिमा बीबी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो थी वो फातिमा बीबी थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी। लीला सेठ अगर बताऊं तो हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस जो थी वो लीला सेठ थी। अन्ना चांडी जो है भारत की पहली महिला जज हैं। तो ये जो है केरल की निवासी हैं, केरल से निवास करती हैं। इसके अलावा मैं बता दूं आपको जो भारत में लौह इस्पात संयंत्र हैं उनके बारे में जान लीजिएगा। देखो भारत में जो लौह इस्पात संयंत्रों की जो स्थापना हुई थी, सबसे पहले जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी इसमें जो है इनको लगाने का काम चालू किया गया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनको चालू किया गया। तो दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी वो 1956 से लेकर के 61 तक चली। इसमें भारत में 3 स्टील प्लांट लगाए गए। मैं तीनों के नाम बताता हूँ आपको। पहला लगाया गया था भिलाई स्टील प्लांट, ये छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। इसके बाद जो दूसरा लगाया गया था वो दुर्गापुर स्टील प्लांट था, ये दूसरे नंबर पर लगाया गया। इसके साथ ही साथ एक तीसरा राउरकेला जो है वो लगाया गया था। तो मैं इनके स्टेट के नाम बता दूं पहले आपको। भिलाई जो स्टील प्लांट है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके साथ ही साथ दुर्गापुर जो है वो वेस्ट बंगाल में स्थित है और जो राउरकेला है वो उड़ीसा में जो है ये स्थित है। देखो भिलाई जो स्टील प्लांट था इसको जो सोवियत संघ रूस था उसकी सहायता से लगाया गया था। साथ ही साथ दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है इसको इंग्लैंड यूके की सहायता से लगाया गया था। इसी के साथ ही साथ जो राउरकेला हमारा स्टील प्लांट है इसके बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो इसको जो है जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। तो ये जो तीनों स्टील प्लांट थे ये
दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही लगाए गए थे। लेकिन एक और तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्लांट लगाया गया था, वो मैं यदि आपको बताना चाहूँ तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो चली थी उसमें एक स्टील प्लांट लगाया गया था, उसका नाम था बोकारो स्टील प्लांट। तो बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में स्थित है, और इसको जो है जो सोवियत संघ रूस था उस वक्त, उसके द्वारा जो है इसको लगाया गया था। इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको, ये जो है हमारा बोकारो स्टील प्लांट जब ये लगा था तब उस वक्त जो है ये बिहार में लगा था, लेकिन बिहार बाद में सन 2000 में बिहार से हटके झारखंड अलग हो गया। तो अभी जो बोकारो स्टील प्लांट है वो झारखंड में स्थित है। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूं, हाल ही में अमेरिका ने भारत को कितने P-8I पेट्रोल विमान और संबंधित उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दी है? देखो, अमेरिका ने भारत को P-8I पेट्रोल विमान जो है वो भारत को अभी इसकी बिक्री को मंजूरी दी है। तो इसमें होगा क्या, इसमें 6 जो इनक्रप्टेड विमान है, सिस्टम से युक्त जो विमान है वो भारत आने वाले हैं। ये है क्या, ये मैं आपको बता दूं, ये जो P-8I विमान है ये लंबी दूरी का जो है समुद्र रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। ये लंबी दूरी का है और समुद्र रोधी जो है युद्धक विमान है। ये करेगा क्या, जैसे इसकी जो अधिकतम स्पीड है वो 907 किलोमीटर पर घंटा, तो इसकी अधिकतम स्पीड है। इसके साथ ही साथ बता दूं, जैसे 1200 समुद्री मील दूरी से ही ये खतरे का पता लगा लेगा और जो भारतीय तटों तक पहुंचने से पहले ही उसको अप्रभावी कर देगा। तो ये जो है अमेरिका के साथ भारत की इसके साथ डील हुई है। इसके अलावा मैं बता दूं पनडुब्बियों के बारे में, भारत में पनडुब्बियों का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है? तो भारत में जो पनडुब्बियों का निर्माण है वो आपको मैं बता दूं प्रोजेक्ट 75 चलाया गया था। उसके द्वारा भारत में स्वदेशी पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। भारतीय नौसेना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण कर रही है। तो अभी इसमें तीसरी जो हमको पनडुब्बी मिली है उसका नाम है INS करंज, जो कि भारतीय नौसेना में शामिल हुई है। इससे पहले जो है 6 पनडुब्बियों का निर्माण इसमें किया जाना है। 2 पनडुब्बियां भारत को मिल चुकी हैं। इसमें एक नाम है हमारा खंडेरी, दूसरी है कलवरी। खंडेरी और कलवरी भारत को दी जा चुकी हैं, और जो करंज जो तीसरी पनडुब्बी है उसको जो है अभी हाल ही में शामिल किया गया है। इसके अलावा और जो 3 पनडुब्बियां और बनाई जा रही हैं वो मैं आपको बता दूं, तो 3 पनडुब्बियां इसमें और हैं। एक का नाम है बेला पनडुब्बी भी शामिल की जानी है, बगीर भी है इसमें, और बागशीर जो है एक और पनडुब्बी है। तो 6 पनडुब्बियां टोटल भारत में स्वदेशी प्रोजेक्ट के तहत जो है बनाई जा रही हैं। इसके बाद बात करता हूँ, अमेरिका के साथ डील फाइनल हुई है, तो अमेरिका के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, अमेरिका जो है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, आप लोगों को जानते ही होंगे। इसको जो है हाल ही में एक न्यूज आई थी कि वाशिंगटन DC को 51वां राज्य घोषित करने के बारे में जो निचला सदन है वहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ से इसको जो है बिल पारित कर दिया गया है। लेकिन अभी इसको जो है सीनेट जो यहाँ का उच्च सदन है उसमें इसको पारित नहीं किया गया है। तो जो इसके यहाँ की राजधानी है वो वाशिंगटन DC है। राष्ट्रपति जो है यहाँ के जो बाइडेन है। जो बाइडेन के बारे में बताऊँ आपको, ये अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने। इसी के साथ ही साथ कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं यहाँ की, 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी। साथ ही साथ ये पहली एशियाई यहाँ की राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, और ये भारतीय मूल की हैं, ये भी खास बात है। इसके अलावा अमेरिका के बारे में बता दूं, यहाँ पर 5 ग्रेट लेक हैं जो इनसे जो है रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 ग्रेट लेक अगर मैं आपको दिखाऊं, एक तो है सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन, एरे, ओंटारियो। 5 जो ग्रेट लेक ऑफ अमेरिका हैं इनको कहा जाता है। इनके बारे में खास बात ध्यान रखिएगा, ये जो है USA और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। साथ ही USA और कनाडा जो है, ये जो बॉर्डर है 49 डिग्री नॉर्थ जो डिग्री चैनल है वो USA और कनाडा को एक दूसरे देश से अलग करता है। सुपीरियर झील के बारे में मैं बता दूं, ये जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो झील नहीं, कैस्पियन सी जो है, कैस्पियन सी इसको कहा जाता है। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर विश्व में सबसे गहरी झील के बारे में बात करूं तो बैकाल झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील है। सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है। ये जो है USSR जो है संयुक्त जो रूस में स्थित है। इसके अलावा भारत के बारे में बात कर लेता हूं। जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है। चिल्का झील आप जानते होंगे उड़ीसा में स्थित है। साथ ही साथ ये जो है ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। देखो, इसको जो रामसर साइट में इसको घोषित किया गया था। देखो, रामसर क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक रामसर कन्वेंशन हुआ था। तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था वो आप जान लीजिए। रामसर कन्वेंशन
2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है, वहाँ पर रामसर कन्वेंशन होता है। इसके तहत विश्व में जो है रामसर स्थल जो है इनको घोषित किया जाता है। इनके संरक्षण के लिए इनको रामसर साइट जो है घोषित कर दिया जाता है। तो 2 फरवरी 1971 को हुआ, तो 2 फरवरी को ही वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, भारत में जो रामसर साइट की संख्या है वो अभी 42 है। और जो हाल ही में जो शामिल हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कीथम झील है, इसको सुर सरोवर झील भी कहा जाता है। ये आगरा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ये शामिल हुई है उत्तर प्रदेश की कीथम सुर सरोवर झील। इसके अलावा एक और झील है लोनार झील, ये महाराष्ट्र की झील है। लोनार झील के बारे में बता दूं, ये जो झील है इसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने के कारण हुआ था। ये पहले इसका कलर ये था, बाद में ये इसका कलर जो है अब पिंक हो चुका है, ये गुलाबी हो चुकी है। महाराष्ट्र की झील है कीथम झील। उल्का पिंड के गिरने से बनने वाली पहली झील अगर भारत की बताऊं तो लोनार झील है, महाराष्ट्र में रामसर साइट में इसको शामिल किया गया है। और जो रामसर साइटों की संख्या है भारत में 42 नंबर जो है भारत में रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूं, 5 मई 2021 को ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे कौन सी बार सीएम बनी हैं वेस्ट बंगाल की? तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री पद की ममता बनर्जी ने वहां पर शपथ ली है। अभी आपको पता होगा 2 मई 2021 को 5 राज्यों में जिनमें चुनाव हुआ था उनका आ चुका है रिजल्ट। उनमें वेस्ट बंगाल भी शामिल था, असम भी शामिल था। असम के साथ ही साथ यहाँ पर तमिलनाडु, केरला और एक यहाँ पर था केंद्र शासित प्रदेश, उसका नाम था पुडुचेरी। तो 5 राज्यों के चुनावों के रिजल्ट आ चुके हैं। अगर बंगाल के बारे में मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल में 294 टोटल विधानसभा की सीटें थी और 292 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें से 213 सीटें जो हैं वो टीएमसी पार्टी ने जो है जीत ली। तो 213 सीटें टीएमसी पार्टी ने जीती और जो बीजेपी के खाते में 77 सीटें जो है बीजेपी के खाते में आई हैं। तो पूर्ण बहुमत टीएमसी पार्टी को मिल चुका है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ममता बनर्जी हैं खुद अपनी सीट ही हार गई हैं, अपनी सीट ममता बनर्जी नहीं बचा पाई। ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जो कि बनने वाला है वो अपनी सीट ही नहीं बचा पाता है, फिर भी वो मुख्यमंत्री बनना है। तो ये भारत में पहली बार हो रहा है ऐसा कि कोई मुख्यमंत्री जो है चुनाव हारा हो और उसके बाद भी जो है वो मुख्यमंत्री बन रहा हो। ऐसा बहुत बार हो चुका है कि मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं लेकिन वो जो है बाद में मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है वेस्ट बंगाल में कि मुख्यमंत्री चुनाव हारी है और वो दोबारा भी मुख्यमंत्री बन रही है। देखो होता यह है कि मुख्यमंत्री चुना जा सकता है, जो वहाँ के राज्यपाल होते हैं वो इनको न्योता देते हैं, जो बहुमत वाली पार्टी होती है कि आप आइए और सरकार बनाइए। तो ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, इसको न्योता दिया गया। तो इन्होंने जो है टीएमसी के पास पूर्ण बहुमत है, तो इन्होंने जो है जो ममता बनर्जी है इन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। देखिए संविधान में प्रावधान ये है कि आप जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन आपको 6 माह के भीतर या तो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं तो आपकी 6 माह के अंदर जो है मुख्यमंत्री पद जो है आप वहां से हटा दिए जाएंगे, आप जो है मुख्यमंत्री बने नहीं रह सकते हैं। तो जो ममता बनर्जी हैं इनको 6 माह के अंदर विधानसभा, या बंगाल में पहली बार विधान परिषद है ही नहीं, तो 6 माह के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना ही होगा। अब देखिए क्या जुगाड़ लगाती हैं, ये कुछ भी, ये ऐसा भी हो सकता है कि जो 213 सीटें हैं उनमें से जो इनके यहाँ विधायक जीते हैं किसी एक विधायक को जो है इस्तीफा दिलाया जाए और उसके बाद जो है वहाँ से ये ममता बनर्जी चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें तभी आ सकती हैं। इसके साथ ही साथ ये जो है यहाँ पर 2 सीटें खाली भी हैं, वहाँ पर भी चुनाव हो सकता है, तो हो सकता है ये वहाँ से जीत जाए। तो कुछ भी जुगाड़ तुगाड़ इसमें लगाई जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी ही बनी रहेंगी। तो ये जो है मैंने आपको बताया। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के बारे में बात, ये देखिए ममता बनर्जी ने तीसरी बार जो है शपथ ली है। और ये जो है इनके बारे में एक और ख़ास बात बता दूँ, तीसरी बार जो है लगातार सीएम बनी है और तीसरी बार ये बहुमत के साथ आई हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल आप देख सकते हैं किस तरीके का, ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये वेस्ट बंगाल पूरा राज्य है। वेस्ट बंगाल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है उनके बारे में यदि मैं आपको बताऊं, एक तरफ तो देखो इस तरफ तो नेपाल है, दूसरी तरफ इधर भूटान है, साथ ही साथ ये रहा बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल जो है 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है, जिसमें नेपाल, भूटान और बांग्लादेश शामिल हैं। इसके अलावा मैं बताऊं अगर राज्यों के बारे में, तो सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है, असम के साथ सीमा साझा करता है, इधर बिहार और ये
झारखंड और उड़ीसा इनके साथ भी सीमा साझा बंगाल करता है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की जो स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी अभी बनाई जा चुकी हैं, और जो यहाँ के गवर्नर हैं, जो यहाँ के राज्यपाल हैं, वो जगदीप धनखड़ जो हैं वो यहाँ के राज्यपाल अभी हैं। यहाँ पर जो इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ की जो विधानसभा की सीटें मैंने आपको बता ही दिया। विधानसभा की जो सीटें हैं यहाँ पर 294 टोटल विधानसभा की सीटें हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है यही। और इसके अलावा लोकसभा की सीटों की बात करूँ तो 42 सीट जो हैं लोकसभा की यहाँ पर हैं, और राज्यसभा की जो सीटें हैं सीटों की संख्या 16 है। इसके अलावा मैं बताऊँ जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर नेशनल पार्क के बारे में भी आप जान लीजिए कौन कौन से नेशनल पार्क जो हैं पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। तो एक तो है बक्सा, दूसरा है गोरुमारा, ध्यान रखिएगा नाम को, बक्सा गोरुमारा। इसी के साथ ही साथ न्योरा वैली, इसी के साथ ही साथ सिंगलीला, और एक और है जल्दापारा, और एक और है यहाँ पर ये जो 5 जो हैं यहाँ के मेन जो है नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा मैं बता दूँ बंगाल जो राज्य है, आप मैप में समझिएगा, जैसे जो बंगाल राज्य, भारत में जो गंगा है वो यहाँ उत्तराखंड से यहाँ से निकलती है, क्योंकि गंगा नदी का निर्माण होता है एक जगह से, ये नहीं निकलती है। तो क्योंकि जब अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं देवप्रयाग में, तो यहाँ से जो है गंगा नदी का निर्माण होता है। तो ये साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ती है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार झारखंड होते हुए ये जो पश्चिम बंगाल में जाती है। तो पश्चिम बंगाल जो भारत का अंतिम राज्य है, तो गंगा जो है यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो हुगली नदी जो है यहाँ पर हुगली नदी के नाम से गंगा जो है जानी जाती है। इसके बाद ये जो है बांग्लादेश में चली जाती है, तो इसका नाम जो है चेंज हो जाता है, वहाँ पर जाके इसका नाम जो है पद्मा हो जाता है। तो उसके बाद इसको ब्रह्मपुत्रा नदी जब मिलती है गंगा को, तो जमुना बनके ये मेघना नदी के नाम से पश्चिम बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो हुगली नदी के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, तो हुगली जो नदी है इस पर अंडर वाटर मेट्रो जो है प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, मतलब हुगली नदी के नीचे मेट्रो जो है चलाई जाएगी, तो उस प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में एक और ख़ास बात मैं बता दूं, तो दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है वो वेस्ट बंगाल में स्थित है, आप इसको ध्यान रखिएगा, दुर्गापुर में है ये जो है स्थित है। इसको जो है इंग्लैंड की सहायता से इसको बनाया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही इसको लगाया गया था। इसके बाद बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य द्विपक्षीय वर्चुअल समिट का आयोजन हुआ, इसमें कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया गया है? तो मैं आपको बता दूं अभी जो है इसमें भारत और जो यूके के भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी और जो यूके है, यूके के प्रधानमंत्री जो बोरिस जॉनसन है, इन्होंने जो है इसमें भाग लिया, और इसमें जो है ये वर्चुअल जो है मीटिंग हुई है। इसमें रोड मैप जो है 2030 तक का तैयार किया गया है, यानी कि 10 वर्षों तक का इसमें जो है द्विपक्षीय रोड मैप जो है तैयार किया गया है कि भारत और जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, इसके मध्य जो है क्या क्या आगे करार होने वाले हैं, इसके बारे में इसमें जो है चर्चा की गई है। तो इसके बारे में ये जो है वर्चुअल समिट, द्विपक्षीय वर्चुअल समिट जो है इसका आयोजन किया गया है 10 वर्षों के लिए। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे ये यूके के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, और ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इसके अलावा यूके में आप बता दूं आपको, यूके में जो है 4 देश इसमें शामिल हैं, ध्यान रखिएगा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, चारों को मिला करके यूनाइटेड किंगडम बनता है। यहाँ की राजधानी जो है लंदन है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन हैं। करेंसी यहाँ की मैं बता दूं पाउंड स्टर्लिंग जो है यहाँ की करेंसी है, पाउंड जो है वो यहाँ की यूके की करेंसी है। पीएम मैंने आपको बता ही दिया, बोरिस जॉनसन यहाँ के पीएम है। साथ ही साथ मैं बता दूं यहाँ पर यूके क्यों चर्चा में है। यूके में जो है G7 की 47वीं बैठक जो है आयोजित होने वाली है। तो G7 की 47वीं बैठक आयोजित होगी। भारत हालांकि G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को अतिथि के तौर पर इसमें इनवाइट किया गया है। तो G7 के बारे में मैं बता दूं कुछ आपको। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1997 में G8 के रूप में हुई थी। इसके 8 देश जो हैं सदस्य थे, लेकिन अब जो है 2014 में रूस इससे अलग हो गया, तब ये इसका जो नाम बचा है वो G7 इसका नाम बचा है। रूस जाता है तब इसमें देशों की संख्या जो है वो 7 रह जाती है। इसके अलावा मैं बता दूं इसमें जो देश हैं वो कौन कौन से हैं वो आप जान लीजिएगा, वो मैं बता देता हूं। इसमें जो है 7 जो देश शामिल है, आप ध्यान रखिएगा, गर्लफ्रेंड को जूस पिला दीजिएगा, आप जो है
ट्रिक से याद रख सकते हैं। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाइए, इसमें क्या क्या कौन कौन से देश हैं? जी से जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, 7 देश इसमें शामिल हैं। अब जो है G7 के नाम से जाना जाता है, 2014 से पहले इसको G8 के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा यूके में एक और ख़ास चीज़ होने वाली है, वो है कोप 26, जो जलवायु समझौता होता है, इस पर जो वार्ता होती है कोप 26, इसका आयोजन ग्लासगो यूके में ही होने वाला है और इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया गया है। मैं आपको बता दूं जो कोप 25 हुई थी वो कहाँ हुई थी, ये आप जान लीजिएगा, ये जो है स्पेन मैड्रिड में हुई थी। स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड है वहाँ पर जो है इसकी आयोजन हुआ था। ये हुआ किसकी अध्यक्षता में था वो मैं आपको बता दूं तो चिली की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। और ये जो है, और इसके अलावा जो कोप 26 हमारा होने वाला है ये जो है यूके ग्लासगो में होगा। स्कॉटलैंड में होने वाला है, तो ये स्कॉटलैंड भी यूके का हिस्सा है, तो यूके में ही होगा। स्पेन के बारे में एक खास बात और बता दूं, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्पेन में ही स्थित है, स्पेन मैड्रिड में। देखो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मैंने क्यों बताया वो यदि आपको बताऊं तो वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है इसको आपको याद होगा 2020 का जो शांति का नोबेल था वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही दिया गया। तो जो शांति का नोबेल होता है वो कहाँ दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, जो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, वहाँ पर शांति के नोबेल जो है दिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो स्टॉकहोम स्वीडन है वहाँ पर जो है और जो नोबेल अवार्ड है वो दिए जाते हैं, लेकिन एक जो नोबेल शांति का नोबेल है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। स्पेन मैड्रिड में जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर भी स्थित है। इस तरीके से आप जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करके यदि आप याद करेंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि सब चीज़ें यदि आप अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको इतना याद भी नहीं रहेगा और इसको एक दूसरे से अगर कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी और एग्जाम में भी आप जो है इन चीज़ों को नहीं भूलेंगे। अगर मान लीजिए आप कोप को अलग से पढ़ते हैं, पेरिस जलवायु समझौता अलग से पढ़ते हैं तो इससे जो है आपको याद रखने में मुश्किल होती है। तो अगर जो हमारा करंट अफेयर है वो पढ़ते हैं तो उसके साथ ही साथ हम अपने स्टैटिक जीके को कनेक्ट करते जाते हैं तो एग्जाम में हमको बहुत आसानी होने वाली है। और मैं बता दूं एक पेरिस जलवायु समझौता का हुआ था उसके बारे में भी आप जान लीजिए, उसका नाम जो है पेरिस जलवायु समझौता था, 2015 में ये हुआ था। और हुआ कहाँ था, ये पेरिस फ्रांस में जो है इसका आयोजन हुआ और इसके में जो है प्रधानमंत्री मोदी गए थे। तो भारत और फ्रांस ने मिलकर के इसमें क्या किया वो मैं आपको बता दूं तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भारत में की। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसका एकमात्र मुख्यालय जो भारत में स्थित है, इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो अजय माथुर जी इसके अध्यक्ष हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन जो है इसकी स्थापना की गई। इसके बारे में बताऊं जो इटली जो देश है इसमें शामिल होने वाला नवीनतम देश जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में वो है इटली। इसके बाद बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार अनुच्छेद 311 का उपयोग किया गया? या ये मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 311 क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं इनको पद से हटा सकता है, ये जो है यहाँ के जो गवर्नर हैं उपराज्यपाल हैं इनके पास पूरी पावर होती है, पद से हटाया जा सकता है, बर्खास्त भी किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ यदि उनकी रैंक कम करनी है तो उसको भी किया जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर में पहली बार जो है इसको यूज किया गया है और इसको जो है किसने किया है, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा उनके द्वारा किया गया है। देखो हुआ ये था, जो कुपवाड़ा ज़िला है यहाँ पर, कुपवाड़ा ज़िला के एक सरकारी टीचर थे, उनको जो है देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया। उसके बाद जो है इस अनुच्छेद का प्रयोग करके उपराज्यपाल जो यहाँ के मनोज सिन्हा हैं उन्होंने इसको बर्खास्त किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर लेता हूँ। ये देखिए जम्मू कश्मीर आप देख सकते हैं, ये भारत का सिरमौर जो है जम्मू कश्मीर ही है। तो इसमें देखिए ये जो पीओके रीजन है ये पाकिस्तान के पास है, अक्साई चीन वाला चाइना के पास है, भारत के पास जो इसका हिस्सा है वो मैं आपको बताऊं तो जम्मू कश्मीर वाला ये रीजन जो है, इसी के साथ ही साथ लद्दाख जो है ये भारत के पास है। इसमें हुआ क्या था, जो 31 अक्टूबर 2019 था उसमें जो जम्मू कश्मीर है उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक तो तरफ बन गया जम्मू कश्मीर, दूसरी तरफ बन गया लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर जो है इसके जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा हैं, लेकिन इसके जो पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे वो मैं आपको बता दूं जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, उनको पहला उपराज्यपाल जो है यहाँ का बनाया गया था। जो जीसी मुर्मू हैं आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो हैं ये भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं वो जीसी मुर्मू ही हैं। और जो लद्दाख है इसके जो
उपराज्यपाल हैं उनका नाम RK माथुर है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में अगर बताऊं तो इतिहास जो है इसका राज तरंगिणी एक पुस्तक है, उसमें जो है इसका इतिहास लिखा गया है। कलहड़ के द्वारा ये जो है ये पुस्तक लिखे थे, तो इसमें जो है इनका जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। जम्मू कश्मीर में केसर का भी सर्वाधिक जो है उत्पादन होता है, तो केसर के लिए भी ये जो है प्रसिद्ध है और इसको जो है GI टैग भी मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन बात करता हूँ, हाल ही में तमिलनाडु में जाइलोफिस दीपिकी नाम से एक प्रजाति खोजी गई है, ये किसकी प्रजाति है ये आपको मुझे बताना है। मैं आपको बता दूं ये जो है सांप की नई प्रजाति खोजी गई है, तमिलनाडु में जो है ये प्रजाति खोजी गई है और जाइलोफिस दीपिकी नाम की ये प्रजाति है। देखो इसका नामकरण जो है दीपक वीरप्पन जो सरीसृप विशेषज्ञ हैं उन्हीं के नाम पर जो है इसका नामकरण जो है कर दिया गया है। ये देखिए ये जो प्रजाति है हाल ही में चर्चा में रही है कि जाइलोफिस दीपिकी नाम की जो प्रजाति है वो सांप की प्रजाति है, हाल ही में जो है खोजी गई है। इसके अलावा मैं बता दूं हाल ही में जो एक सिस्टूरा हिरण्यकेशी जो एक नई मछली की प्रजाति थी वो खोजी गई थी। ये कहाँ खोजी गई थी ये मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे हैं तेजस ठाकरे उन्होंने इसको खोजा था। तो ये जो है सिस्टूरा हिरण्यकेशी, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये तमिलनाडु है हमारा सबसे नीचे भारत का राज्य है। तमिलनाडु में भी अभी जो है चुनाव संपन्न हुए हैं। तमिलनाडु जो स्टालिन है यहाँ की स्टालिन की जो पार्टी है वो यहाँ पर जीती है। इसके अलावा तमिलनाडु के बारे में कुछ बता देता हूँ जो खास बातें हैं। एक मीनाक्षी मंदिर है यहाँ पर, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, देख ही सकते हैं आप कितना भव्य मंदिर बना हुआ है। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है और बैगई नदी के किनारे जो है ये स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। मीनाक्षी मंदिर, अगर तमिलनाडु को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि जो चेन्नई जो है यहाँ सब सर्वाधिक जो मंदिर है और ये जो मंदिर होते हैं वो यहाँ पर जो है द्रविड़ शैली में मंदिर बनाए जाते हैं, क्योंकि जो साउथ के जो मंदिर होते हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने भव्य मंदिर होते हैं। इसके अलावा एक और मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, ये भी जो है तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। इसको जो है राजराजेश्वर ने बनवाया था, तो ये जो है भगवान शिव का जो है ये मंदिर है। इसके बाद ये देखिए एक हाल ही में नई प्रजाति खोजी गई थी सोयाबीन की, MACS 401, ये सोयाबीन की नई प्रजाति थी, आप याद रखिएगा MACS 1407। ये जो सोयाबीन है इसकी नई किस्म है, इसमें जो है उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके बाद बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 3 मई 2021 को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया, उनका नाम क्या था ये आपको मुझे बताना है। जो जगमोहन मल्होत्रा हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे और इसी के साथ ही साथ दिल्ली के भी ये क्योंकि दिल्ली में भी LG होता है, और इसके साथ ही साथ ये केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी थे। तो जो घाटी में आतंकवाद था उसको समाप्त करने में इनका काफ़ी योगदान रहा और साथ ही साथ इनको जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण के बारे में बता देता हूँ, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यदि मैं आपको बताऊं तो वो पद्म विभूषण है। पद्म जो अवार्ड से उनकी स्थापना जो है 1954 में की गई थी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आप लोग जानते होंगे भारत रत्न है, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण आता है, तीसरे नंबर पद्म भूषण का आता है, उसके बाद पद्म श्री जो है चौथे नंबर पे भारत का अवार्ड है। 1954 में इस सबकी स्थापना हुई थी। अभी 2021 में पद्म अवार्ड दिए जा चुके हैं, वो मैं यदि आपको बता दूं तो 7 लोगों को तो पद्म विभूषण दिया गया है, 10 लोगों को पद्म भूषण, इसी के साथ ही साथ 102 लोगों को पद्म श्री। तो टोटल जो 119 लोग हैं इनको जो है पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो गणतंत्र दिवस की संध्या होती है उस पर इन अवार्डों की घोषणा की जाती है। इसके अलावा मैं बताऊं जो पद्म विभूषण अवार्ड जो दिए गए हैं उनको भी जान लीजिएगा, जो 2021 में दिए गए हैं समझ लीजिएगा, क्योंकि इनसे एग्जाम में काफ़ी, अभी जो रेलवे का एग्जाम हुआ था, SSC का एग्जाम जो CHSL का चला था उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए मैं बताऊँ आपको, जो शिंजो आबे हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको जो है अवार्ड दिया गया पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। दूसरे जो है SP बालासुब्रमण्यम तमिलनाडु के हैं, मरणोपरांत इनको आर्ट से रिलेटेड है, दिया गया था। बेल्ले मुनप्पा हेगड़े चिकित्सा से ये संबंध रखते हैं, कर्नाटक के, इनको दिया गया। साथ ही साथ नरेंद्र सिंह कृपानी जो है ये आप देख सकते हैं, इनको जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आप ऑप्टिकल फाइबर जो है इसके जनक नरेंद्र सिंह कृपानी है। साथ ही साथ मौलाना वहीदुद्दीन खान अध्यात्म के लिए इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। इनकी जो है अभी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनसे जो है रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा। नेक्स्ट है ब्रजवासी लाल, ये जो है पुरातत्व से संबंधित है दिल्ली के, इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड से ही सम्मानित किया गया।
सुदर्शन साहू उड़ीसा के हैं, आर्ट्स से रिलेटेड, इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। तो टोटल 2021 में 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखो भारत रत्न जो है वो 2019 के बाद अब नहीं दिया गया है, 2019 में ही 3 लोगों को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका जी को, उसके बाद अभी तक नहीं दिया गया है। पहली बार जो 1954 में जब इसकी शुरुआत हुई थी भारत रत्न की, तो 3 लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी.वी. रमन और सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी के बारे में आप जानते होंगे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूं, बीते दिनों चर्चा में रहा तियानहे अंतरिक्ष स्टेशन जो है किस देश से संबंधित है। मैं आपको बता दूं ये एक अंतरिक्ष स्टेशन है जो चीन ने जो है भेजा था। इसमें समस्या क्या आ गई है, जो चीन है कोई भी काम ढंग का नहीं कर रहा है कई दिनों से, ये कोई भी ढंग का काम कर नहीं सकता। पिछली बार कोरोना वायरस का जो बाप है वो भी यही है, कोरोना वायरस भी इसी ने स्टार्ट किया। अभी एक और बड़ी मुसीबत इसने खड़ी कर दी है कि इसका जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो अंतरिक्ष में गया था, इसने जो है अपना बैलेंस ही खो दिया है। तो ये बैलेंस जब खो दिया है तो ये जो है जब धरती पर कभी भी किसी भी समय किसी भी जो है देश पर गिर सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है ये इसने भेजा था और ये जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और पृथ्वी की तरफ तेज़ी से नीचे की ओर गिर रहा है। इसकी जो गिरने की संभावना है, जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ है, अर्थ ऐसी तो नहीं है, मैंने गलत बना दी है, मैं आपको दोबारा बना देता हूँ। देखिए ये देखिए, मान लीजिए इस तरीके की है, आप मैनेज कर लीजिएगा। देखो अर्थ जो है ये हमारी होती है 0 डिग्री लाइन, ये होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो ये जो है 37 डिग्री होती है, आपको पता होगा ये 0 डिग्री होता है, ये 37 डिग्री होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। लेकिन इसकी जो गिरने की संभावना है वो 41 डिग्री नॉर्थ के साथ ही साथ 41 डिग्री जो साउथ है, यहाँ पर ये जो है कहीं पर भी गिर सकता है, पूरी संभावना है। और इसमें भारत भी शामिल है, भारत पर भी गिर सकता है, चीन पर भी गिर सकता है, यूएसए पर भी गिर सकता है, क्योंकि ये जो पृथ्वी की ओर बहुत तेज़ी से आ रहा है। इसके अलावा ये जो है तियानहे इनका रॉकेट है, देख सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखो इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन था इसकी स्थापना मैं आपको बता दूँ 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी जो स्थापना की थी वो रूस और यूएसए दोनों ही देशों ने इस करके मिलकर जो है इसकी स्थापना की। इसके अलावा मैं बताऊं रूस जो है 2025 तक अपना निजी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी भेजने वाला है। इसके अलावा चीन का भी हाल ही में जो रोवर गया था, मार्स रोवर, वो था जूरोंग, उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताऊं मंगलयान के बारे में। ये भारत का मिशन मंगलयान भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठा का ये हमारा है। तो मंगलयान जो मिशन था वो 2013 में भेजा गया था, 2014 में ये मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया था। साथ ही साथ बता दूं मंगलयान जो है हमारा PSLV C-25 जो रॉकेट था इसके द्वारा भेजा गया था, और 2000 रुपये का नोट जो आप देखते होंगे उस पर जो चित्र है वो मंगलयान का ही चित्र है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूं, 3 मई 2021 को एम्स के डायरेक्टर ने बताया कि CT स्कैन करवाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। CT स्कैन की खोज किसने की थी? देखो जो एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, इनका ये कहना है कि जो CT स्कैन हम कराते हैं इससे जो है कैंसर की जो खतरा है वो 300 गुना बढ़ जाता है। हो क्या रहा है, अभी जो कोविड-19 चल रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, सर्वाधिक जो है लोग जो है अपना मतलब जो फेफड़ों में जो संक्रमण होता है उसको पता लगाने के लिए जो लोग हैं वो CT स्कैन करवा रहे हैं। तो CT स्कैन में देखिए पूरी बॉडी का फुल बॉडी चेकअप होता है, तो इसमें जो है इसकी वजह से इसको बताया गया कि इससे जो है 300 गुना जो खतरा है वो बढ़ जाता है, ये इसमें कहना है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको जो गॉडफ्रे हॉक्सफील्ड है इसने जो है CT स्कैन की खोज की थी। जो एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, इनका ये कहना है कि आप जो है CT स्कैन मत करवाइए, क्योंकि CT स्कैन कराएंगे तो समस्या और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। CT स्कैन जो है कंप्यूटेड सोनोग्राफी जो होती है इसको कहा जाता है, और इसके जो गॉडफ्रे हॉक्सफील्ड थे उन्होंने इसकी खोज की थी और इनको नोबेल पुरस्कार भी इसमें दिया गया था। जो इसमें CT स्कैन की आपने मशीन देखी होगी, इस तरीके की कोई मशीन होती है, फुल बॉडी इसमें चेकअप होता है, पूरी शरीर को इसमें भेज दिया जाता है और इसके बाद जो पूरी बॉडी की जो सोनोग्राफी होती है वो की जाती है। इसके बाद ये देखिए जो एक्सरे है, एक्सरे का अगर मैं बताऊं एक्सरे में इतना ज़्यादा संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि मतलब इतनी ज़्यादा जो तरंगें निकलती हैं वो नहीं निकलती हैं, ये देखिए कुछ एक भाग पर ही निकलती हैं। तो CT स्कैन जो होता है इसमें जो है 300 गुना अधिक खतरा होता है कैंसर का। देखो अगला हमारा है टॉपिक ऑफ द डे, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन हम कर रहे थे तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। ये क्यों ज़्यादा चर्चा में मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं दादा भाई जो नौरोजी थे उन्होंने इस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं इसी में जो है पहली बार स्वराज का शब्द प्रयोग किया गया था, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार स्वराज का प्रयोग, स्वराज जो शब्द है उसका प्रयोग कब किया गया।
वो दादा भाई नौरोजी ने 1906 में किया था। लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग जो कब की गई थी, वो 1929 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर जो अधिवेशन किया था, उसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मना भी लिया गया था, लेकिन हमको आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। 17 साल बाद आज़ादी मिली थी। इसके अलावा मैं बताऊं, कांग्रेस जो दूसरा है, 1907 में क्या हो गया था, सूरत फूट हो गई थी। जो कांग्रेस के जो दो दल थे, एक तो था नरम दल, दूसरा था गरम दल, तो इनमें जो है दोनों में फूट पड़ गई, तो ये दोनों जो है अलग हो गए। तो कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ, इसमें जो है डॉक्टर रास बिहारी घोष जो है इनकी अध्यक्षता में इसको हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था। इसके अलावा मैं बता दूं, गरम दल के जो 3 नेता थे, आप जानते होंगे, लाल बाल पाल, ध्यान रखिएगा, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तीनों ही गरम दल के नेता थे। ये जो गरम दल के नेता थे, ये चाहते थे कि हमारी जो नीतियां हो थोड़ी उग्रवादी हो, अंग्रेजों के खिलाफ हम उदारवादी नीतियों पर नहीं चल सकते हैं, इनका ये कहना था। तो लाला लाजपत राय आप जानते होंगे, जो साइमन कमीशन आया था उसके विरोध में लाठी खाने से इनकी मृत्यु हुई थी। इनका यह कहना था कि मेरी सर पर लगने वाली लाठी जो है अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली है, लाला लाजपत राय का कहना था। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तीनों ही गरम दल के नेता थे। इसके अलावा बात करता हूं कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये क्यों प्रसिद्ध है। इसमें जो है पहली महिला अध्यक्ष जो है, इसने पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट जो थी वो पहली महिला अध्यक्ष इसमें बनती हैं। और कांग्रेस का जो 1917 में अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो मैं आपको बता दूं, एनी बेसेंट, ये भारतीय नहीं थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो कांग्रेस की जो है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू। 1925 में जो कानपुर अधिवेशन था उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, और जो पहली महिला की बात करूं तो एनी बेसेंट थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी अध्यक्षता में जो है दिल्ली में विशेष अधिवेशन बुलाया गया और इनकी अध्यक्षता में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे। इनके बारे में एक बात और बताऊं, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट अधिवेशन 1924, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने एकमात्र बार जो है कांग्रेस की जो है अध्यक्षता की थी। बेलगाम कर्नाटक में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने एकमात्र बार कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो याद रखिएगा, बेलगाम अधिवेशन की महात्मा गांधी ने एकमात्र बार अध्यक्षता की। इसके बाद बात करता हूं 1925 का कानपुर अधिवेशन। मैंने अभी आपको बताया सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो सरोजिनी नायडू के बारे में ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें इनके द्वारा अध्यक्षता की गई। तो थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। तब तक गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।